नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम करेंसी नोट प्रेस की जो वैकेंसी आई थी, उसका सेकंड पेपर लेके आए हैं, जिसमें टोटल 85 120 क्वेश्चन रहेंगे। 85 क्वेश्चन हमारे ट्रेड के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन गैस के रहेंगे। इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, उन सभी को मेल किया जा रहा है। ठीक है? एजेंसी के द्वारा। तो ये 18 किसी का 19 तारीख को पेपर है, तो आप अपना-अपना मेल चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पर दिया है, आप किस तारीख को पेपर होने वाला है, ठीक है? ताकि आप पेपर को मिस ना कर सकें, ठीक है? अब आज हम पेपर सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें डिस्कस करेंगे किस तरीके का पेपर हमसे पूछा जा सकता है। ये जो पेपर रहेगा हमारा टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 2 घंटे का और ये पेपर रहेगा, ठीक है? अभी देखो चलते हैं हम, शुरू करते हैं आज का पेपर। प्रश्न है और निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्षमापी औजार है? स्टैंडर्ड स्टील रूल, आउटसाइड कैलिपर, ट्राई स्क्वायर या ट्रिमर? तो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल होता है हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? स्टैंडर्ड स्टील रूल जो होता है, इसका लीस्ट काउंट 0.5 होता है। ये भी पूछा जाता है कि स्टील रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.5 होता है। ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होती है 0.002 प्रति 10 की लंबाई में इसकी शुद्धता होती है। ड्रेमल का यूज कहाँ करते हैं? बड़ी साइज की वृत्त और चाप की मार्की करने के ड्रेमल का यूज करते हैं, ठीक है? ये भी हमको ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। 8वां प्रश्न देखते हैं हम। डॉट पंच तो पॉइंट का कौन होता है? तो 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, ठीक है? जो डॉट पंच जो होता है हमारा 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? 90 डिग्री का हमारा सेंटर पंच होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? अब बी ब्लॉक होता है, बी ब्लॉक का एंगल होता है 90 डिग्री का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बी ब्लॉक जो होता है ए ग्रेड और बी ग्रेड में मिलते हैं। ए ग्रेड हाई क्वालिटी स्टील का मिलता है और बी ग्रेड जो होता है क्रूड एंड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इसलिए कि बगले पाइप को काटने के लिए किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होता है? 0.18, 1.4, 1.8 या 2 mm, ठीक है? जो पतले फाइन को काटने के लिए जो होता है, फाइन वेरी फाइन पिच ब्लेड का उपयोग करते हैं। वेरी फाइन इस हम जो यूज करते हैं, जो कि पतले जो बाल रहते हैं उसमें 1 से 2 आते हैं, 2 से 3 आते हैं हमारे ब्लेड के आने चाहिए। तो ये जो वेरी फाइन रहेगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ पर दिया है विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड को वी से दर्शाते हैं, सिलिकेट बॉन्ड को एस से दर्शाते हैं, सेलर बॉन्ड को ई से दर्शाते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने बताया था एलिफेंट बॉन्ड भी कहते हैं, सेलर बॉन्ड को एलिफेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और ये प्रश्न जो है आईजीएम में पूछा गया है 2026, 1 जुलाई को तो पेपर हुआ था। 1 जुलाई को तो पेपर हुआ था, उसमें सेलर बॉन्ड को किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो ई से दर्शाते हैं ना। रेजिडेंट बॉन्ड होता है, रेजिडेंट बॉन्ड को बैकिलाइट बॉन्ड भी कहते हैं, इसको बी से दर्शाते हैं। रबर पार्ट को आर से दर्शाते हैं, इसकी थिकनेस 0.8 एमएम होती है। ऐसे कुछ बॉन्ड होते हैं हमारे। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, कार्बन एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड होता है, ठीक है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है 9 पॉइंट, इसकी हार्डनेस 9.6 एचआरसी होती है, सिलिकॉन की 9.8 होती है और डायमंड की 8 होती है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, तो हमको ये चीज भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, रीमर के किस पार्ट से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक उन्हें पहुंचाते हैं? इसको क्या कहते हैं? फेस, सेंट, लूट्स या रिसेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसको हम क्यों बोलते हैं? फ्लूट्स। हम रीमर से भी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखते हैं हम। तो रीमर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीमर ड्रिल साइज निकाले, पूछ सकता है रीमर ड्रिल साइज। कि इसमें जो होता है रीमर का साइज माइनस अंडर कट प्लस ओवर कट। ओवर कट जो होता है 0.05 mm होता है। 0.5 mm जो होता है वो सच, जैसे 10 mm का ड्रिल रीमर साइज है, ड्रिल है, तो वो अपने साइज से 0.05 लेना ही काटेगा, ठीक है? देश को बोलो ओवर साइज, ठीक है? अब अंडर साइज कैसे निकालते हैं? तो अंडर साइज जो होता है स्टैंडर्ड होता है 5 mm
एंड मोटर धीरे-धीरे जो है अंदर से जो 0.1 से 0.2 होता है, 5 से 20 के लिए 0.2 से 0.3 होता है और 21 से 50 के लिए 0.3 से 5 मीटर होता है, ठीक है? ये हमको ध्यान रखना है। अब और क्या प्रश्न बन सकता है? तो प्रश्न बन सकता है प्लॉटिंग होल्डर के साथ मशीन रिमर का प्रयोग करने से वह थोड़ी-सी मिसअलाइनमेंट को स्वयं संयोजित कर लेता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि मशीन रिमर का प्रयोग करने से वो जो मिसअलाइनमेंट को स्वयं संयोजित करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? प्लॉटिंग होल्डर का, या पूछ सकते हैं कि प्लॉटिंग होल्डर का यूज़ क्यों करते हैं? तो क्यों करते हैं? मिसअलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। अगला प्रश्न मिल सकता है कि रिमर पर दांतों की जनसंख्या व असम स्पेसिंग से सुराख को अच्छे से पिस फिनिश की परिशुद्धता में बनाया जाता है। ये प्रश्न भी हमारा बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपीटिंग करते समय रिपीट पीरियड में तो रिपीट को समीप नाली से उत्पन्न दोष का नाम बताइए। शेयरिंग, रेसिंग, पेयरिंग या स्प्रेडिंग। अब ये क्या बोला है, शेयरिंग क्या होता है देखते हैं। तो शेयरिंग जो होता है, ये हमारी एक ब्लेड होगा, ठीक है। अभी यहाँ से हमारी ये दूसरी ब्लेड हो गई, ठीक। अब ये जो हमारा रिवेट साइड है, ठीक है, ये बोल है, ये क्या होगा हमारा फोल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रिपीट के होल में यदि रिपीट का साइज छोटा रखा जाए, रिपीट का साइज छोटा रखा जाए तो क्या होगा, ये प्लेट इधर खिसकेगी और ये प्लेट इधर खिसकेगी, क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप है, यहाँ पर गैप हो जाएगा ना, तो ये प्लेट इधर खिसकेगी, ये प्लेट इधर खिसकेगी, तो इसको क्या बोलेंगे आप, शेयरिंग। तो ऑप्शन ए जो है इसको कहेंगे शेयरिंग कहेंगे। अभी देखते हैं क्रेसिंग क्या होता है। तो क्रेसिंग जो है इस तरीके से हमारी प्लान है, ठीक। अब एक रिपीट यहाँ पर लगी, एक रिपीट यहाँ पर, एक रिपीट यहाँ पर। अभी क्या होगा, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, इसके डायमीटर से यदि रिपीट का साइज अधिक होगा, रिपीट का साइज अधिक होगा तो क्या होगा, प्लेट का जो मेटल है इधर खिसकेगा, ठीक है, इस बेंजन में आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रीजिंग, ठीक है, इमेज लगना। अगला क्या होता है, टेयरिंग, ठीक है। टेयरिंग कैसी होती है, ये तो प्लेट, ये प्लेट हुआ, ठीक है, एक रिपीट हो रही है, एक रिपीट यहाँ पर, एक रिपीट यहाँ पर। अच्छा, पिच क्या रखा जाती है, रिपीट की जो पिच होती है, पिच जो होती है 3D होती है, और मार्जिन जो होती है 2D रखा जाता है ना। तो यहाँ पर पिच जो है, हम लोग जैसे पिच जो है रिपीट की प्यास से 3 गुना होना चाहिए ना? लेकिन यहाँ पर पिच हम क्या रखते हैं, कम रख देते हैं, पास पास में करते हैं, तो इस तरीके से प्लेट क्या है यहाँ पर फट जाती है, पास पास में करेंगे तो फट जाएगी। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टीयरिंग। एक 10 में पूछा है, ये रिपीटिंग करते समय रिपीट प्लेट में दो रिपीटों को समीप लाने से, दो रिपीटों को समीप लाने से उत्पन्न तो उसको ना बताइए, तो उसको बोलते हैं क्या, पेड़ है। अभी ये क्या हो गया, लास्ट में होता है हमारा स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है, मान लो इस तरीके की प्लेट, ठीक है, तो एक रिपीट यहाँ पर, एक रिपीट यहाँ पर, ये जो मार्जिन है इसकी, मार्जिन यदि हम कम रखेंगे, रिपीटिंग करते समय यदि मार्जिन कम रखेंगे, रिपीट को प्लेट की किनारों पर करेंगे तो प्लेट के यहाँ से जो है फट जाएंगे इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। तो ये चार दोष होते हैं, चार, यदि रिपीट से प्रश्न बढ़ता है तो हो सकता है या तो सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कि मार्जिन कितने रखते हैं, पिच कितनी रखते हैं, या फिर यदि हार्ड बनाने की कोशिश की तो ये तो शेयरिंग से बनाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, शेयरिंग, इसको बोलते हैं ट्रेसिंग, इसको टेयरिंग, इसको स्प्लिटिंग। ये चार चीज हमको ध्यान रखना है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा टी, ठीक है, ऑप्शन सी।
फिर प्रश्न, मोस्ट टेपर का सी स्क्वायर कितने डिग्री का होता है? 3 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री या 5 डिग्री? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 3 डिग्री। मोस्ट टेपर का कौन होता है? 3 डिग्री। अच्छा, मोस्ट टेपर से और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो मोस्ट टेपर से पूछता है कि मोस्ट टेपर जो होता है सिंपली इसका उपयोग कहाँ करते हैं? कटिंग टूल की सेंक और नोजल को स्पंद में मोस्ट टेपर का यूज करते हैं। 0 से 7 8 साइज में मिलती है। इसके टेपर का कौन क्वांटिटी 8 इंच प्रति फुट टेपर होता है। ठीक। अब 0 से 7 साइज में 8 साइज मिलती है, जिसमें से पूछता है कि MP1, MP2, MP3 और MP4, MP5। अभी MP1 से लेके 8 तक मोस्ट पेपर रखी जाती है। ये कितने साइज में रखी जाती है, ये प्रश्न मुझसे पूछता है। तो इसके लिए हमको याद रखना है 3, 13, 23, 31, 49, 50, 76। अब इसमें कैसे करना है? एमटी पर जो होता है 3 से 13 साइजें मिलती है। MP2 13 से 23 साइजें मिलती है। MP3 जो होता है 24 से 31 साइजें मिलती है। ठीक है। और ये भी 23 से 31 कर सकते हो। वो MP4 जो होगा 32 से 49 में मिलती है। और MP5 जो होता है 50 से 76 साइज में देखने को मिलती है। तो ये टेबल भी हमको याद रखना है। ठीक। सिंपल यदि पोस्ट पेपर से क्वेश्चन पूछा तो ये तो एंगल से पूछ लेगा, या हाथ पूछा तो पूछ लेगा कि MP3 मोस्ट पेपर कितने साइज में रखी जाती है। ठीक है। तो ये हमको टेबल हमको याद रखनी है। हम लोग तो पेपर से पूछा तो जर्मन पेपर है। इसका अधिकतर मशीनों को पार्टिसिपेट किया जाता है। 1 से 20 नंबर साइज में मिलती है। अब इसका साइज में जो होता है बड़ा साइज जो होता है निकालने के लिए पेपर का नंबर बटे 8, छोटा साइज होता है पेपर नंबर पे 10, और पेपर की लंबाई निकालने के लिए पेपर का नंबर बटे 2। लगना है ब्राउन है 7 पेपर। इसका प्रयोग जो है कटिंग टूल मशीनों को पार्टिसिपेट किया जाता है। यह एक सेल्फ होल्डिंग कोई क्रेजी स्टैंडर्ड पेपर है। साइज में जो है BS1 से BS18 तक मिलती है। 18 साइज में ब्राउन एंड पेपर मिलती है। BS10 का साइज पूछता है। ठीक। ये तीसरे में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। BS10 साइज जो होता है 0.5161 इंच पेपर प्रति फुट होती है। ठीक। ये हमको साइज याद रखना है। अगला प्रश्न आता प्रिंट पेपर से। प्रिंट पेपर पर टेपर अनुपात पूछता है ना। टेपर अनुपात पूछता है तो 1:50 होता है। मेडिट सिस्टम में 1:50 होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका टेपर पिन रिंगर पर दिया जाता है। पिन टेपर, यह टेपर 0.25 इंच प्रति फुट होता है। साइज होता है 0 से 13 नंबर तक मिलता है। चौथा साइज में मिलता है। ब्रिटिश सिस्टम में टेपर की मात्रा 1:48 और मैट्रिक सिस्टम में 1:50 होता है। यह भी एक सेल कोटिंग पेपर है। अगला है इंडियन स्टैंडर्ड टेपर। यह टेपर दोनों 1:066 से 1:100 तक 38 साइज में मिलता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना 38 साइज में मिलता है। अगला है मैट्रिक पेपर। यह सेल्फ होल्डिंग पेपर और पेपर है। इसका टेपर कोण 2 डिग्री 51 मिनट और 51 सेकंड होता है। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। इसका टेपर और बाद 1:20 होता है। मैट्रिक पेपर 1:20 होता है। पिन पेपर 1:50 होता है। इन टेपर अनुपात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न सुंदर से। सुंदर जो है लैट और खालिस्तान का एलॉय होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है कॉपर, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। तो लेड जो होता है लेड, सोलर जो होता है लेड और टिन का मिश्रण होता है ना। लेड में टिन का मिश्रण होता है, जिसमें लेड होता है 36% और टिन जो होता है 63% होता है। आई लेड जो होता है, लेड जो होता है गिलेना से प्राप्त, गिलेना ऐसे प्राप्त होता है। ब्लूज गिरेगा का लैंड लैंड का कलर होता है ब्लूज गिरे होता है। इसका गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है। वैसे ही कॉपर, कॉपर का टेम्परेचर कितना होता है? 1083। कॉपर बायराइट से प्राप्त, जो कॉपर बायराइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त होता है, इसका रंग लाल रंग का होता है।
जिंक जो होता है, जिंक का एस्टर होता है केरामाइन, इसका टेम्परेचर कितना होगा गगमान 420 डिग्री सेल्सियस होता है। और जिंक जो होता है नीला पार्ट ये उसका सफेद होता है। इन जो होता है टिन स्टोन ऑर्केस्ट्रा से प्राप्त होता है, इसका गलनांक 230 डिग्री सेल्सियस होता है और चांदी की तरह इसका सफेद इसका रंग होता है। ये भी हमको याद रखना है। एल्यूमिनियम का इसके होता है बॉक्साइड, इसका कलर जो होता है 22 डिग्री और इसका गलनांक क्या होता है 658 डिग्री सेल्सियस। ये 660 भी आता है ना, 660 या 650 भी पूछता है। राउंड फिगर में जो भी ऑप्शन रहा हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी अगर सोल्डर से जो होता है फ्लेक्स क्रिस्टल प्रेस में, फ्लेक्स जो होता है प्लस शॉर्टकट है आता आता स्टील, आता स्टील अमोनिया। इसलिए कि मैं आशा उनका आयरन तासे तांबम स्टील से स्टील, मतलब आयरन तांबम स्टील के लिए किस प्रेस का उपयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड प्रेस का यूज करते हैं। दूसरा ट्रिक है पीटी जेल, पी से मिलेगा पीतल, पीजा की, जिन से जिन, मतलब कीकर तेज जी के लिए हम जी क्लोराइड एस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आ सकता है जोड़ा से हैचेस सोल्डिंग आयरन का आकार कैसे होता है, कुनाड़ी के तेजी से होता है। और जहां लगातार सोल्डिंग करनी होती है किस सोल्डिंग आयरन का उपयोग करते हैं, गेंजिया सोल्डिंग आयरन का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट 185 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी हमको नोट डाउन करना है। अगला है उच्च टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी की उपयुक्त होती है, सैडल की, फ्लैट सैडल की, बुटरफ की, फेदर की, जिबेट की। बुटरफ की जो होती है अर्धवृत्ताकार होती है, इससे भी प्रश्न पूछता है कि कौन सी की अर्धवृत्ताकार आकार में मिलती है, तो वो बुटरफ की। और उच्च टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, जिबेट की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है हाई स्पीड स्टील के बने कटिंग टूल की कंपोजिशन 18:4:1 अनुपात में होती है। इसमें एक क्या इंगित करता है, तो 18 जो होता है टंगस्टन होता है, 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कुछ मेटल से कुछ मेटल से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये। इससे पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर किन मेटलों का अलग होता है, कॉपर, जिंक और निकिल। इसमें जो है सिल्वर नहीं होता है, ठीक, सिल्वर नहीं होता जर्मन सिल्वर। अब कुछ कुछ मेटल से प्रश्न होते हैं, वाइट कलर मतलब ट्रिक है, वाइट कलर में कोई लेटी एंटी, ये ट्रिक आपको याद होगा, वाइट कलर में कोई लेटी एंटी, बेबी जी कोडी एंटी, मोनिका 6829 और कोजोटी गन। दूसरा है पिताजी जिनका नाम मुनका जी है बोलते काका जी टी पियोगे, नहीं मुनका जी 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए। और निको स्टील, जैसे जिंदल स्टील होता है वैसे ही निको स्टील होता है ना। अब इन ट्रिक से हम देखते हैं कि मेटल का वाइट, वाइट कलर में देखो, वाइट से क्या बन गया हमारा वाइट, वाइट मेटल। अब वाइट मेटल किन किन मेटलों से मिलकर बना होता है, तो क्या है, कोई लेटी एंटी का से बन गया हमारा कॉपर, ठीक, ले से बन गया लेड, टी से बन गया हमारा टिन और एंटी से बन गया एंटीमन, ठीक। कॉपर लेड टिन एंटीमनी को मिलाकर क्या बनता है हमारा वाइट मेटल बनता है। ये प्रश्न बनता है ना। दूसरा बेबी जी कोटी एंटी मतलब बेबिट मेटल, ये शायद आईजीएम में आया है, ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे, ठीक है, 1 जुलाई को। पीवीजी कोटी एंटी मतलब बेबिट मेटल किससे मिलकर बना होता है, का से बन गया हमारा कॉपर, जी से बन गया जिंक, टी से बन गया हमारा टिन और एंटी से बन गया एंटीमनी। मतलब कॉपर जिंक टिन एंटीमनी से मिलकर क्या बनता है हमारा बेबिट मेटल। अगला है मोनिका 6829, मोनिका वहां से बन गया हमारा मोनल मेटल। मोनल मेटल जो होता है हमारा निकिल,
और कॉपर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो निकिल जो होता है 68% होता है और 29% हमारा कॉपर होता है। ये चीज भी हमको याद रखना है कि मोनल मेटल निकिल और कॉपर से मिलकर बना होता है। बेसिक होता है हमारा कोजोटी गन। गन से बन गया हमारा क्या, गन मेटल। गन मेटल जो होता है कॉपर, जिंक और टिन। कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर क्या बना होता है, हमारा गन मेटल बना होता है। ये भी हमको याद रखना है। अगला है पिताजी। तो पिताजी से पी से बन गया हमारा पीतल, ता से बन गया हमारा तामा और जी से बन गया हमारा जिंक। मतलब पीतल जो होता है तामा और जिंक का मिश्रण होता है ना। अब पीतल को ही क्या बोलते हैं हम, मुनका जी। मुनका जी का मतलब है पीतल को ये 60 और 40 के अनुपात में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा मुंज मेटल। मुंज मेटल 60-40 के अनुपात में मिलाएंगे तो पीतल को ये मुंज मेटल कहेंगे। अभी दूसरा देखो इसमें काका टीपीओ। काका टी, का से बन गया हमारा कांसा। कि कांसा जो होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, नहीं ठीक, ये भी हमको याद रखना है। कांसा जो है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। मुनका जी देख लिया हमने 60-40 को। अभी देखो इसमें लिखा है मुनका जी 60-40 को। तो मुंज मेटल किससे बना होता है, कॉपर और जिंक। कॉपर जो है 60% और जिंक 40%। ये बोला को निकिल के साथ। अगर कॉपर और जिंक में यदि हम निकिल मिला देंगे, जिस अनुपात तो 60-40 में भी कॉपर जिंक मिला, उसमें यदि हम निकिल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जर्मन सिल्वर। उसको बोलेंगे हम जर्मन सिल्वर। ये भी हमको याद रखना है। अभी दूसरा जैसे जिंदल स्टील होता है, वैसे हमने बनाया निको स्टील। निको स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है, स्टील से मिल स्टेनलेस स्टील। स्टील ये जो है निकिल और क्रोमियम। निकिल क्रोमियम स्टील से बन मिलकर क्या बना होता है हमारा, स्टेनलेस स्टील। तो ये मैटर हमको इतना याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है इंस्ट्रूमेंट के माप लेने वाले फेस पर धूल के कण जमने के कारण त्रुटि आती है। कोसाइन त्रुटि, रैंडम त्रुटि, कॉन्टैक्ट एरर या पैरेलैक्स एरर। तो धूल, फेस पर धूल के कण जमने के कारण जो त्रुटि आती है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टैक्ट एरर। मतलब जॉब कर रहे हैं, जॉब और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो दोनों संपर्क में नहीं होते, उसके कारण क्या होता है, कॉन्टैक्ट एरर होती है। अभी कोसाइन एरर क्या होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फ्लेंजर या लीवर वर्क के पीस के समांतर नहीं होने के कारण जो त्रुटि आती है उसको कोसाइन त्रुटि कहते हैं ना। रैंडम एरर क्या होती है, तापमान में अंतर, वायु की आर्द्रता, धूल और कंपन के कारण जो त्रुटि आती है उसको रैंडम एरर कहते हैं। और पैरेलल एरर क्या होती है, जब वर्कपीस की माप लेने वाली सरफेसेस समांतर में नहीं होती उसको पैरेलल एरर कहते हैं। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखना है। अगला बर्नियर हाइट गेज को स्पेसिफाइड किया जाता है बीम की चौड़ाई से, मेन स्केल की ऊंचाई से, स्क्राइबर की लंबाई से या बेस की ऊंचाई से। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मेन स्केल की ऊंचाई से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बर्नियर बेवर प्रोट्रैक्टर में 23 डिग्री को कितने बर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है। तो मेन स्केल के 23 भाग और बर्नियर स्केल के 12 भाग होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अभी बर्नियर बेवर प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट। मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट। मेन स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक। मेन स्केल जो होती है डिस्क में होती है और बर्नियर स्केल डायल पर होती है, ठीक है, ये भी याद रखना है हमको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गेज के गो और नो गो सिरे गेज की एक ही साइड पर होते हैं। फिक्स टाइप प्लग गेज, एडजस्टेबल प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज या डबल एंडेड प्लग गेज। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी।
तो रेडियस ऑफ फ्लैट गेज जो होते हैं इसका साइज जो होता है 0.6 से 25 mm तक होता है। ये भी ध्यान रखना उनको, यदि गेज से क्वेश्चन बने तो यहाँ से भी बन सकते हैं ना। रेडियस ऑफ प्लेट गेज होता है, इसका साइज 0.6 से 25 mm तक होता है। अच्छा आप बताओ कि फीलर जो गेज होता है, फीलर गेज कितने साइज में मिलते हैं? में मिलते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है? स्पर गियर, बेवल गियर, वर्म और वर्म गियर ड्राइव, ट्रैक और पिनियन गियर ड्राइव। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए, मतलब ये देखो, एक गियर ये होता है और इस तरीके से थ्रेड कटी होती है। तो ये जो है, ये रोटरी है, यहाँ पर गियर घूम रहा है और ये गियर को घूमने के कारण ये जो स्लाइड है इसको आगे पीछे कर रहा है, ठीक है, एक इधर और एक इधर। तो इसको ही बोलते हैं भाई, ये रोटरी मोशन है। रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रैक और पिनियन का, ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो कैरिज में जो होता है ना, लेथ का कैरिज, कैरिज में जो होता है उसी का उदाहरण है ये। तो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलता है। अगला प्रश्न है, कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? प्लेट क्लच, कॉर्न क्लच, डॉग क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, कॉर्न क्लच का उपयोग करते हैं। अच्छा पॉजिटिव ड्राइव किस में होती है? पॉजिटिव ड्राइव के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? डॉग क्लच का। अगला प्रश्न है, ओपन बेल ड्राइव में स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पुली अतिरिक्त फिट की जाती है? लूज पुली, फास्ट पुली, जॉकी पुली या आइडलर पुली? कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्पर्श की चाप बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जॉकी पुली। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। शाफ्ट या बाहरी डायमेंशनों को मूलभूत विचलन को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? शाफ्ट की बात कर रहा है ना, इसमें जो है शाफ्ट कोन को जो है कैपिटल अक्षर से दर्शाया जाता है और शाफ्ट को जो है स्मॉल अक्षर से दर्शाया जाता है ना। तो शाफ्ट के बाहरी डायमेंशन को मूलभूत विचलन को किससे दर्शाते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो होता है होल के लिए होता है ना। अगला, एक वर्कपीस का 50 mm की न्यूनतम डायमेंशन और 0.02 mm की टॉलरेंस के साथ उत्पादन करना है, इस टॉलरेंस के साथ कौन सा साइज सही होगा? कमेंट करके बताओ कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा, बी, सी या डी। 50 mm का जो जॉब है, इसमें टॉलरेंस ऑफ 0.02 mm रखी गई है, मतलब -+2। तो साइज क्या होगा? 50 पॉइंट प्लस में 0.1, 50 प्लस 0.02 या 50 पॉइंट माइनस प्लस। टॉलरेंस जो था दोनों तरफ दी जाती है, टॉलरेंस में हाई लिमिट और लो लिमिट भी दी जाती है। तो जो है 50 mm का जॉब रहेगा और जिसमें -+0.02 mm साइज हमारा एक्सेप्टेबल रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी टॉलरेंस में कुछ सिंबल होते हैं जिसका नाम बताना है, इसको यूज क्यों करते हैं। तो इस सिंबल को जो है स्ट्रेटनेस के लिए दर्शाया जाता है, ये जो फ्लैटनेस को दर्शाता है, सर्कुलेटरी को इस सिंबल से दर्शाते हैं, सिलेंड्रिकल को इससे दर्शाते हैं। ये जो होता है प्रोफाइल ऑफ लाइन को दर्शाता है और प्रोफाइल ऑफ सरफेस को दर्शाता है ना। ये जो होता है फॉर्म ग्रुप में आते हैं।
और उसके बाद जो होता है, ये जो पैरेललिज्म को दर्शाता है, परपेंडिकुलर को दर्शाता है और एंगुलरिटी को इस सिंबल से दर्शाता है ना। ये जो हमारा पोजीशन होता है, ये जो पोजीशन और कॉन्सेंट्रिसिटी और ये सेगमेंट, इस सिंबल से हमारे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हमको इनको भी हमको ध्यान रखना है। एक वर्कपीस कब एब्रेसिव के साथ चार्ज हो जाता है और लेप को काटने लगता है? प्रश्न है, एक वर्कपीस कब एब्रेसिव के साथ चार्ज हो जाता है और लेप को काटने लगता है? ऑप्शन है, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड हो, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट हो, या ऑप्शन सी, जब लेप वर्कपीस की अपेक्षा कोर्स हो, जब लेप वर्कपीस की अपेक्षा सॉफ्ट हो। तो इसका राइट आंसर बताना आपको क्या होगा। ये क्या होगा, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड हो। ये क्या बोला, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड हो, मतलब ये देखो, एक तरफ होता वर्कपीस और दूसरी तरफ रखो हम लेप। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड हो। वर्कपीस क्या बोल रहा है, हार्ड, और लेप क्या हो गया हमारा, सॉफ्ट। ठीक है, तो वर्कपीस हमारा हार्ड नहीं होना चाहिए। सॉरी, वर्कपीस जो है, प्रश्न क्या बोल रहा है देखो एक बार और। जब वर्कपीस एक वर्कपीस कब एवरेज के साथ चार्ज हो जाता है और लेप को काटने लगता है? लेप को काटने लगता है, ठीक है। ऑप्शन है, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा हार्ड हो। दूसरा ऑप्शन है, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट हो। मतलब ऑप्शन दो नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, जब वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट हो। लेप की अपेक्षा सॉफ्ट होगा, वर्कपीस हमारा क्या होगा, सॉफ्ट, और लेप क्या होगा हमारा, हार्ड। ऐसी स्थिति में क्या होगा, लेप जो है सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा सही हो रहा है, दूसरा ये गलत हो रहा है। लेप हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। क्यों सॉफ्ट होना चाहिए? क्योंकि यदि लेप सॉफ्ट होगा, मतलब लेप उस मटेरियल का बनाया जाता है तो सॉफ्ट होगा, ताकि चार्जिंग जो एब्रेसिव होगा वो लेप के मटेरियल में एकदम फिट किया जा सके। ठीक है, यदि हार्ड होगा तो चार्जिंग मटेरियल को फिट ही नहीं करेगा, धड़ जाएगा। इसलिए हमेशा लेप जो होता है सॉफ्ट मटेरियल का बनाया जाता है, ताकि एब्रेसिव उसमें बॉन्ड हो सके। तो वर्कपीस कब काटने लगेगा, जब जो है वर्कपीस लेप की अपेक्षा सॉफ्ट होगा। ठीक है, लेप हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि वर्कपीस हार्ड है और लेप जो है सॉफ्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला है, मैकेनिकल सरफेस मेजरिंग मशीन के इंडेटर की धातु होती है? कास्ट आयरन की, डायमंड की, कार्बाइड की, टूल स्टील की। तो मेजरिंग इंडेटर क्या होता है इसका, डायमंड का बना होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न, मशीन की स्लाइडिंग सरफेसों पर लुब्रिकेंट के लिए किस लुब्रिकेटर का प्रयोग किया जाता है? ऑयल कैन, बिग फीड लुब्रिकेटर, ग्रीस गन या हैंड पंप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, ऑयल कैन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेंट है? कैस्टर ऑयल, लार्ड ऑयल, ग्रेफाइट या ग्रीस। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, ग्रेफाइट जो होता है ठोस लुब्रिकेंट है ना। ग्रेफाइट जो है ठोस लुब्रिकेंट होता है। अगला प्रश्न है, वर्कपीस में मशीनिंग ऑपरेशन करते समय साधारणतः किस कटिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है?
पानी, सोलुबल ऑयल, तारपीन का तेल या लार्ड ऑयल। तो मशीनिंग करते समय किसका उपयोग करते हैं? सोलुबल ऑयल का। और इसका अनुपात क्या होता है? 1:20। 1:20 सोलुबल ऑयल होगा, 20 लीटर, 1 लीटर सोलुबल ऑयल तो 20 लीटर पानी रखा जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पतली सीटों में ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जिग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सॉलिड जिग, पोस्ट जिग, सैंडविच जिग या टेबल जिग। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, सैंडविच जिग का उपयोग करते हैं पतली सीटों में ड्रिलिंग करने की। अगला है, एक ड्रिल जिग में निम्नलिखित में से कौन सा बुशेस प्रयोग करके विभिन्न व्यास के कटिंग टूल को गाइड किया जा सकता है? प्रेस फिट बुशेस, लाइनर बुशेस या रिन्यूएबल स्लीप बुशेस या फिक्स रिन्यूएबल बुशेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, रिन्यूएबल स्लीप बुश का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धातु के किस गुण के कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है? उसको बोलते हैं मैनेबिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस। तो तारों के रूप में खींचने को क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी। और चादर बनाने वाले गुण को क्या बोलते हैं हम? मैनेबिलिटी। अगला प्रश्न है, स्क्रू पिच गेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्क्रू थ्रेड की लिमिट से चेक करना, स्क्रू थ्रेड की क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी चेक करना, स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर चेक करना या स्क्रू थ्रेड का मेजर डायमीटर चेक करना। तो स्क्रू पिच गेज का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ऑप्शन बी, स्क्रू की थ्रेड की क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी चेक करना। ये हमारी थ्रेड होती है। ठीक है। तो इसका स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं ये क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी को चेक करने के लिए। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? होल के लिए क्या होता है हमारा? कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, ठीक है, होल को। और स्मॉल अक्षर से क्या दर्शाते हैं हम? शब्द के लिए स्मॉल अक्षर को दर्शाते हैं। ठीक है। ये क्या होगा? कौन सा बेसिक होल को प्रकट करता है? ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, एच से प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से जी का कौन सा पार्ट ड्रिल के लिए सही लोकेशन प्रदान करता है? लाइनर बुश, गाइड बुश, जिग प्लेट या सेटिंग ब्लॉक। तो ड्रिल के लिए सही लोकेशन क्या प्रदान करता है? गाइड बुश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाल्व पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देता है और विपरीत दिशा में जाने से रोकता है? ग्लो बॉल, गेट बॉल, चेक बॉल या नीडर बॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? चेक बॉल। इसको नॉन रिटर्न बॉल भी कहते हैं ना, एक दिशा में जाने देता है, दूसरे दिशा में जाने से रोकता है। अगला प्रश्न, आयताकार या वर्गाकार बॉक्स की फॉर्मिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेट बॉक्स, स्क्वायर नॉच, स्लंट नॉच या बायर नॉच। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? स्क्वायर नॉच। स्क्वायर नॉच जो होता है 90 डिग्री का होता है, स्लंट नॉच जो होता है 45 डिग्री का होता है, और बायर नॉच जो होता है 30 डिग्री का होता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ कैरिज पार्ट्स का मूवमेंट फेस टर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है? देखो इस तरीके का हमारा जॉब हो गया। अब इसमें फेस टर्निंग करनी है, तो किसका उपयोग करेंगे हम? कंपाउंड रेस्ट,
क्रॉस लाइट, सैडल या एप्रन? तो एप्रन का उपयोग तो नहीं करेंगे फेसिंग के लिए, सैडल का उपयोग भी नहीं करेंगे। एप्रन क्या हो, टॉप वाला भाग हो गया, सैडल सामने का भाग होता है। क्रॉस लाइट या कंपाउंड रेस्ट, अब इन दोनों में से किसको यूज करेंगे आप? तो इसके लिए क्या किसको यूज करेंगे आप? क्रॉस लाइट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ले थ्रेडिंग काटते समय थ्रेड का हैंड निम्नलिखित में से किसकी रोटेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है? मैन मोटर, फीड शाफ्ट, लीड स्क्रू या मैन स्पेंडल? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लीड स्क्रू के द्वारा इसका रोटेशन की दिशा को निर्धारित किया जाता है। अच्छा, लीड स्क्रू में थ्रेड कौन सी होती है? एग्मे थ्रेड। एग्मे थ्रेड जो होती है 29 डिग्री की होती है, और मैट्रिक एग्मे थ्रेड कितने डिग्री की होती है? एग्मे थ्रेड 29 डिग्री होती है, मैट्रिक एग्मे थ्रेड कितने डिग्री की होती है? आपको कमेंट करके बताना है। लेथ पर अनियमित आकार की जॉब को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसेसरीज उपयुक्त होती है? फेस प्लेट, कैच प्लेट, ड्राइविंग प्लेट या थ्री चाचक? अनियमित आकार की जॉब को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? फेस प्लेट। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लेथ के सिंगल पॉइंट फार्म टूल पर निम्नलिखित में से कौन सा कॉइन ग्राइंड नहीं किया जाता? रैक एंगल, रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रंट क्लियरेंस एंगल ग्राइंड नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप टूल पर निम्नलिखित में से कौन सा एंगल ग्राइंड किया जाता है? पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल या साइड रैक एंगल? तो हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए किसको यूज करते हैं? नेगेटिव रैक एंगल, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेथ के हैंड हेड स्टॉक स्पेंडल की नोज पर निम्नलिखित में से कौन सा टेपर होता है? मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर, मैट्रिक टेपर या पिन टेपर? अच्छा, मैट्रिक टेपर का अनुपात कितना होता है? 1:20। पिन टेपर का अनुपात कितना है? 1:50। तो हेड स्टॉक स्पेंडल की नोज पर कौन सी थ्रेड होती है? इसमें जो मोस्ट टेपर होती है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, सोइच ब्लॉक की धातु होती है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई हाई कार्बन स्टील या कास्ट आयरन की? तो सोइच ब्लॉक जो होता है हमारा कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग करने के लिए तापमान की रेंज निम्नलिखित में से कौन सी होती है? 800 डिग्री सेल्सियस से 1300, 700 से 800, 650 से 920 या 450 से 700 डिग्री सेल्सियस? तो लो कार्बन स्टील की फोर्जिंग करने के लिए तापमान कितना होता है? 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है, छोटे साइज रॉड को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस टोंग का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट टोंग, साइड टोंग, पिकअप टोंग या स्क्वायर टोंग? छोटे साइज के जो रॉड को पकड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पिकअप टोंग्स का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माइंड स्टील के पार्ट्स की फोर्जिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रंग उपयुक्त फोर्जिंग तापमान को प्रकट करता है? पीला, सफेद, लाल या चमकीला लाल? माइल्ड स्टील की फोर्जिंग पार्ट्स की फोर्जिंग करने के लिए जो तापमान होता है, उस तापमान जो होता है 800 से
1300 डिग्री टेम्परेचर होता है, और इसमें जो कलर आता है वो होता है हमारा सफेद। ठीक, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, सप्रेस रोटो को काटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल का उपयोग अधिक करते हैं? राउंड नोज टूल, ग्रूविंग टूल, स्ट्रेट रफिंग टूल या ऑफसेट टूल? तो सक्रिय स्रोतों को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ग्रुपिंग टूल का। इसका मतलब लेथ मशीन में ज्यादा यूज करते हैं ग्रुपिंग टूल का। निम्नलिखित में से सेपर का कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज करता है? हाइड्रोलिक मैकेनिज्म, कैम मैकेनिज्म, रैक ऑफ पिनियन मैकेनिज्म, क्रैंक या स्लॉट लिंक मैकेनिज्म? इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। अगला प्रश्न, सेबर के वापसी से कटिंग स्टॉक का अनुपात होता है 1:3, 3:1, 2:3 या 3:2? सेपर के वापसी स्टॉक का अनुपात कितना होता है? 2:3। मतलब 2 मिनट में वापस आएगा तो 3 मिनट में कटिंग करता हुआ जाएगा। ठीक है, इसको समझने कैसे करेंगे हम? वापसी स्टॉक से रिटर्न कटिंग स्टॉक, रिटर्न स्टॉक से कटिंग स्टॉक का अनुपात क्या होता है? तो कटिंग करते हुए कटिंग काटने में 3 मिनट लगेगा उसको, तो वापस आने में उसको 2 मिनट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी सी हमारा राइट आंसर। किसी फैक्ट्री में सैड लोडिंग और उन्हें विभिन्न स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? गिन क्रेन, फोर्कलिफ्ट, चेन होस्ट या गियर होस्ट? एक जगह से दूसरी जगह सामान को लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? फोर्कलिफ्ट का। अगला प्रश्न है, ब्रिज बिल्डिंग के लिए कौन सा गैस फ्लेम प्रयोग किया जाता है? कार्बोराइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एसिटिलीन एसिटिलीन फ्लेम या थोड़ा सा कार्बोराइजिंग फ्लेम? ब्रिज बिल्डिंग के लिए किस फ्लेम का उपयोग करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला है, गैस वेल्डिंग के दौरान फ्लैशबैक स्थिति में तुरंत क्या बंद करना चाहिए? अभी देखो, इसमें दो चीज होती है, एक होता है फायर बैक फायर, बैक फायर, और दूसरा होता है फ्लैशबैक। दोनों को समझने के लिए पहले हमको समझना होगा कि फ्लैशबैक क्या होता है। अभी देखो, सिंपल क्या होता है, जब आग लगती है, दो, एक तो ऑक्सीजन गैस होती है और दूसरी एसिटिलीन गैस होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है जलाने में सहायक होती है, और जलती क्या है? एसिटिलीन जलती है। ठीक है, अभी जब वेल्डिंग करते हैं, हम सामान्य तौर पर वेल्डिंग करते हैं, तो सबसे पहले किस नोजल को चालू करना चाहिए? सबसे पहले हमको करना चाहिए एसिटिलीन को। ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर को चालू करते हैं। और जब वेल्डिंग हमको बंद करना है, सामान्य तौर की बात करें, तो जब वेल्डिंग बंद करते हैं तो सबसे पहले किसको बंद करना है हमारा? एसिटिलीन को ही बंद करना है। उसके बाद हमको ऑक्सीजन के हॉस पाइप को बंद करना है। लेकिन जब हमारे पास दो समस्याएं आती है, एक तो बैक फायर की होती है, दूसरी फ्लैश बैक की होती है। तो फ्लैश बैक में क्या होता है, जब हम लगातार वेल्डिंग करते हैं, लंबे समय तक वेल्डिंग करते हैं, मान लो 1 घंटे 2 घंटे तक वेल्डिंग करते रहेंगे, तो नोजल क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण जो आग होती है, हॉस पाइप से हॉस पाइप से गुजरते हुए सिलेंडर की ओर आने लगती है। इसको बोलते हैं हम फ्लैशबैक। ठीक है, फ्लैशबैक क्या होती है? आग जो होती है, वेल्डिंग करते करते वो नोजल से सिलेंडर की ओर आने लगती है, जिस कारण से सिलेंडर में आग लगने की संभावना होती है और ब्लास्ट होने की संभावना होती है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखो,
यदि ये हॉस पाइप है, ठीक है, हॉस पाइप, ये हमारा हॉस पाइप हो गया, ठीक। और यहाँ पर हमारा ये सिलेंडर रखा हुआ है। अब आग आ गई कहाँ पर हमारी, यहाँ पर। मान लो आग आ गई यहाँ पर। अब ये आग आ गई, एसिटिलीन तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आग को बंद करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। तो यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देंगे, तो यहाँ क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्लैशबैक। तो जब फ्लैशबैक की स्थिति होगी, तब सबसे पहले क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन नोजल को बंद करेंगे। लेकिन बैकफायर में क्या होगा, बैकफायर में क्या होता है, जब हम बैकफायर में जो यदि गैस का जो सिलेंडर का दबाव कम हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, बैकफायर हो जाती है। बैकफायर में क्या होता है कि वेल्डिंग करते हैं तो ऐसी भप की आवाज आके मतलब नोजल बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम बैकफायर। बैकफायर में सबसे पहले किसको बंद करेंगे हम, एसिटिलीन सिलेंडर को, ठीक है। तो ये दो चीज थी हमारा, बैकफायर और फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में क्या करते हैं हम, सिर्फ एक को समझो, फ्लैशबैक पाइप में आग लग जाती है, आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। एक ट्रिंगल देखे थे हमने, ठीक है, उसमें फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होती है और हीट होती है, ठीक है। आग बुझाने के लिए हम किसको अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। तो यहाँ भी हमको ऑक्सीजन को कट करना है, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन को कट करना है। तो ये ध्यान रखना, फ्लैशबैक की स्थिति में सबसे पहले किस नोजल को बंद करेंगे, ऑक्सीजन नोजल को बंद करेंगे। अब प्रेस ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या है, ब्लो पाइप को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए, ये नहीं कर सकते हम, ठीक, ये नहीं होगा। एस्टिलीन की ब्लो पाइप को वाल्व को बंद करना चाहिए, ये तो हम किस में करते हैं, बैकफायर में, है ना। एसिटिलीन के सिलेंडर को किस में बंद करना है, बैकफायर की स्थिति। ऑक्सीजन की ब्लो पाइप को वाल्व को बंद करना, हाँ, ऑप्शन बी, हम सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला, विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न आकार की थ्रेड पाई जाती है। ट्यूपिजुअल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है रेलवे वैगनों को जोड़ने के लिए, फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक आदि के स्पैंडरों के लिए, ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए, ऐसी थ्रेड असेंबली में जहां पर स्लाइडिंग फोर्स एक दिशा में कार्य करता है। क्या होगा इसका आंसर, ट्रिपोजाइट थ्रेड जो होती है, इसका यूज कहाँ करते हैं हम, जहाँ ट्रांसमिशन के दौरान आसानी से जोड़ने और खोलने के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्टील का घनत्व होता है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर क्या हो, स्टील का घनत्व होता है 7.85 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है, निकेल, कॉपर, क्रोमियम या एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, कॉपर। कॉपर जो है ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, यदि ड्रिल की टेपर सैंक मशीन के स्पेंडल की टेपर की अपेक्षा बड़ी है, तो मशीन के स्पेंडल में ड्रिल को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, ड्रिल की सैंक, टेपर सैंक मशीन के स्पेंडल की टेपर सैंक से बड़ी है, मतलब ड्रिल की सैंक बड़ी है, ठीक है, स्पेंडल की सैंक छोटी है, तो किसका उपयोग करेंगे, चक, स्लिप, सॉकेट या कॉलेट। कॉलेट चक होता है ना। ड्रिल की सैंक मशीन स्पेंडल की सैंक से बड़ी है, तो बड़ी के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, ऑप्शन सी, सॉकेट का। यदि ड्रिल की सैंक छोटी होगी तो किसका उपयोग करेंगे, छोटी के लिए स्लिप का उपयोग करेंगे। अगला, ट्रांजिशन फिट में अधिक अधिकतम इंटरफेरेंस फिट होती है। अधिकतम होल और न्यूनतम शॉर्ट के बीच का बीजगणितीय अंतर, न्यूनतम होल और अधिकतम शॉर्ट के बीच
बीच में रहती है अंतर, या अधिकतम पोल न्यूनतम शाफ्ट के बीच का बीजगणितीय अंतर, या फिर न्यूनतम होल और अधिकतम उसके बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर। तो ट्रांजिशन फीट, अधिकतम ट्रांजिशन ट्रांजिशन फीट क्या होता है? ट्रांजिशन फीट में जो होता है होल का साइज कम और शाफ्ट का साइज अधिक रखा जाता है ना, अधिक रखा जाता है। तो अधिकतम इंटरफेरेंस फीट क्या होता है? होल का न्यूनतम साइज और शाफ्ट का अधिकतम साइज। ठीक है, अधिकतम इंटरफेरेंस फीट होता है। और न्यूनतम इंटरफेरेंस फीट क्या होता है? होल का अधिकतम साइज और शाफ्ट का न्यूनतम साइज। हमसे प्रश्न में क्या पूछा? अधिकतम इंटरफेरेंस फीट। तो इसमें होल का न्यूनतम साइज और शाफ्ट का अधिकतम साइज। तो किसमें है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। होल का न्यूनतम साइज और शाफ्ट का अधिकतम साइज के बीच गणितीय अंतर को अधिकतम ट्रांजैक्शन फिट कहते हैं। अगला, असेंबली के साथ छोटी टेपर्ड शाफ्ट पर वुडवर्क की क्यों प्रयोग की जाती है? यह हैवी लोड लेती है, शेयर स्ट्रेस लेती है, इसे आपके कीवी के साथ आसानी से फिट और अलाइन किया जा सकता है, यह कम खर्चीली होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इसे हब के कीवे के साथ आसानी से फिट और अलाइन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्प्लिट पिनों का प्रयोग नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी असेंबली में एक ही पिन को लगातार प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा? पिन टूट सकती है, फिर से असेंबली करते समय नट के स्लॉट और बोल्ट के होल के बीच में मिस अलाइनमेंट हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये ऑप्शन, नट में कटे स्लॉट से पिन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या फिर पिन लोड को सहन नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, फिर से असेंबली करते समय नट के स्लॉट और बोल के बीच मिस अलाइनमेंट हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी बार बार पिन की यूज करेंगे तो। अगला है, पाइप रिमर का प्रयोग पाइप की रिमिंग करने के लिए किया जाता है। यह रिमिंग खालिस्तान के बाद की जाती है, पाइप कटिंग के बाद, पाइप बेंडिंग के बाद, मेल थ्रेड कटिंग के बाद, या फीमेल थ्रेड कटिंग के बाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पाइप रिमर का यूज कब करते हैं? हम पाइप कटिंग के बाद करते हैं। पाइप बेंडिंग मतलब पाइप कुछ तरीके पेंड कर दिया तो रिमर का कोई जरूरत नहीं है। मेल थ्रेड कटिंग मतलब बोल्ड की बात करें, ठीक है, बोल्ड में रिमर का यूज नहीं करते हैं। या फीमेल मतलब, फीमेल का मतलब नट में यदि थ्रेड कट गई है तो उसमें भी हम रिमर का यूज नहीं कर सकते। तो रिमर का यूज कब करते हैं हम? पाइप कटिंग के बाद। अगला प्रश्न है, क्लचों का प्रयोग पावर स्रोत के साथ ड्राइविंग पार्ट्स को संलग्न और अलग करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव है? अभी ऊपर बताया मैं पॉजिटिव ड्राइव क्या होता है, डॉग क्लच। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो। थ्रेड के एक पॉइंट से संलग्न थ्रेड के अनुरूप पॉइंट के बीच अक्ष के समांतर मापी गई दूरी को कहते हैं। क्या बोल रहा है ये? थ्रेड के एक पॉइंट, ये पॉइंट होगा एक, से संलग्न थ्रेड के अनुरूप, संलग्न दूसरा पॉइंट के बीच में भी अक्ष, अक्ष से नापना ना, समांतर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? क्रेस्ट, क्रेस्ट तो इस वाले भाग को कहते हैं। रूट, रूट तो इसको कहते हैं। पिच, एक भाग से दूसरे भाग को इसको पिच बोलते हैं ना। और ये हमारा फ्लैंक हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, पिच। अगला प्रश्न है, स्पेंडल के प्रत्येक चक्कर के लिए कार में ड्रिल जितना मूव करता है उसे कहते हैं। ड्रिल के स्पेंडल के प्रत्येक चक्कर मतलब ड्रिल एक चक्कर में जितना कार के अंदर घुसेगा उसको क्या बोलते हैं? ड्रिल की पीठ,
ड्रिल की स्पीड, ड्रिल की गहराई या ड्रिल की कटिंग स्पीड। तो क्या बोल रहा है, ड्रिल अपने एक चक्कर में जितना अंदर घुसेगा उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिल की फीड, जिसको प्रति रेवोल्यूशन में हम दर्शाते हैं। ठीक है, अब ड्रिल की स्पीड क्या होगी, ड्रिल अपने अक्ष में ड्रिल अपने अक्ष में 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रिल की स्पीड। ठीक, और ड्रिल की जो कटिंग स्पीड होती है, ड्रिल अपने अक्ष में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको ड्रिल की कटिंग स्पीड कहता है। ठीक है, ड्रिल की कटिंग स्पीड को किससे दर्शाया जाता है, मीटर प्रति मिनट। ये भी हमको ध्यान रखना है। पाइप रिमर का प्रयोग किया जाता है पाइप के बाहरी व्यास को कम करने के लिए, बर वगैरह को साफ करने के लिए, पाइप के अंदरूनी व्यास को बड़ा करने के लिए, या थ्रेडिंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बर वगैरह को हटा के लिए, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिमिट्स ऑफ फिट्स के इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड की फंडामेंटल टॉलरेंस होती है, जो कि कितनी होती है, IT 01 से IT 16। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उसके अनुरूप बेसिक साइज के अंतर को कहते हैं, वास्तविक विचलन, उच्चतर विचलन, टॉलरेंस या न्यूनतम विचलन। टॉलरेंस क्या होती है, हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। और जो किसी का अधिकतम साइज लिमिट और उसके बेसिक अंतर को क्या बोलते हैं, उच्चतर विचलन, है ना। मिले फिक्सर की बेस प्लेट पर टेनन बनाए जाते हैं, वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, वर्कपीस को क्लेम करने के लिए, मशीन की टेबल और फिक्सर को सेट करने के लिए, या फिर कटर को पोजीशन में सेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मिलिंग फिक्सर में बेस प्लेट पर टेनन क्यों यूज करते हैं, मशीन के टेबल पर फिक्सर को सेट करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर द्वारा जब बोर की चेकिंग की जाती है तब पता लगाया जाने वाला दोष होता है, माइक्रोज्योमेट्री त्रुटि, मैक्रोज्योमेट्री त्रुटि, तापमान त्रुटि, या निरीक्षण इंस्पेक्शन एरर। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैक्रोज्योमेट्री त्रुटि, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं, पानी, ड्राई एयर, केरोसिन या सोलूबल ऑयल। कास्ट आयरन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सूखा, ड्राई एयर का। अगला प्रश्न है, अंडरग्राउंड टेलीफोन और पावर केबलों को कोरोजन से बचाने के लिए किस धातु को प्रयोग करते हैं, कॉपर, लेड, निकिल या क्रोमियम। इसका उपयोग किसका करते हैं, लेड का उपयोग करते हैं। 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग की जाती है, टेस्ट पीस से, सेटिंग रिंग से, सरफेस प्लेट से या स्टेडी से। 0 से 25 mm वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग जो है सरफेस प्लेट से की जाती है ना। ऑप्शन बी इसी हमारा राइट आंसर होगा। तो वो यदि टेस्ट पीस से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में टेस्ट पीस और सरफेस प्लेट दोनों हो तो इसका सही आंसर, राइट आंसर ज्यादा क्या होगा, सरफेस प्लेट होगा। यदि ऑप्शन में सरफेस प्लेट नहीं है तो फिर हमको क्या लगाना है, टेस्ट पीस। अगला है, आर्क वेल्डिंग के दौरान पार्ट्स को जोड़ते समय रूट गैप देने की क्या आवश्यकता होती है, स्पैटर को दूर करने के लिए, डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए, पिघली धातु फ्री बहती है, पिघली धातु जॉइंट के बॉटम तक पेनिट्रेट कर जाती है।
तो रूट गैप देने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, क्यों करते हैं हम? पिघली धातु जॉइंट के बॉटम तक पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए हम रूट गैप देते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला, गेट बॉल में स्पेंडल की चूड़ियां यदि घिस जाती है तो क्या होगा? बॉल कठिनाई से घूमेगा, बॉल को घुमाते समय शोर से भारी आवाज होगी, या स्टफिंग बॉक्स के चारों ओर पानी बहेगा, या स्पिंडल को घुमाने पर बॉल ना तो खुलेगा ना ही बंद होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? गेट बॉल में स्पिंडल की चूड़ी यदि घिस जाए तो घिसने से क्या होगा हमारा? स्पिंडल को घुमाने पर ना तो बॉल खुलेगा ना ही बंद होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। वे प्लास्टिक जिन्हें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के बार बार किसी आकार में बनाया जा सकता है उन्हें कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, इलास्टोमर्स, या एमिनोस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सॉफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग्स का प्रयोग किया जाता है जब सॉफ्ट को स्थायी रूप से जोड़ना होता है, बार बार अलग करना होता है, जोड़ते समय भी मिस अलाइनमेंट में होती है, या बार बार खोलना होता है और दो शाफ्ट के बीच में थोड़े से मिस अलाइनमेंट की आपूर्ति करनी होती है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का कटिंग एंगल होता है 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, या 60 डिग्री। तो माइल्ड स्टील की जब चिपिंग करते हैं तब चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है हमारा? 55 डिग्री। 60 डिग्री जो होता है कास्ट आयरन के लिए होता है ना। कास्ट आयरन की 60 डिग्री, 65 डिग्री हाई कार्बन स्टील के लिए, 70 डिग्री स्टील के लिए, ठीक है, और 75 डिग्री स्टेनलेस स्टील के लिए। स्टेनलेस स्टील के लिए 75 डिग्री, 70 डिग्री स्टील के लिए, हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री। और पीतल के लिए कितना होता है? पीतल के लिए 50, कांसा के लिए 45, और एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, ये भी नोट करना है। एक जिग जिन्हें छोटे वर्कपीस में डिल करने के लिए स्टील के एक सिंगल ब्लॉक से बनाया जाता है उसे कहते हैं? चैनल जिग, सैंडविच जिग, बॉक्स जिग, या सॉलिड जिग। तो एक छोटे वर्कपीस में डिल करने के लिए स्टील के एक सिंगल बॉक्स में बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सॉलिड जिग। मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है 1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm, या 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर ये थी, एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? उसका लिस्ट काउंट होता है ना, 0.01 mm। अगला है, एक ब्लॉक स्प्लिट लेवल प्रयोग की चेकिंग के लिए किया जाता है? केवल हॉरिजेंटल लेवल, केवल वर्टिकल लेवल, केवल वर्टिकल और हॉरिजेंटल लेवल, या फिर केवल एंगुलर माप के लिए? तो स्प्लिट लेवल का यूज कहाँ करते हैं हम? हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों चेक करने के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है, बॉल बेयरिंग की माउंटिंग करते समय शाफ्ट और इनर रेस के बीच किस प्रकार का फिट प्रयोग किया जाता है? प्रिसीजन स्लाइड, अधिकतम क्लियरेंस, लूज रनिंग, या इंटरफेरेंस फिट। तो बॉल बेयरिंग की माउंटिंग करते हैं सॉफ्ट और इनर रेस के बीच में जो है इंटरफेरेंस फिट होती है। अगला, कॉलर और सॉफ्ट को पोजिशनिंग में कनेक्ट करने के लिए किस स्क्रू का प्रयोग किया जाता है? हेक्सागोनल सॉकेट साइड स्क्रू, स्क्वायर हेड स्क्रू, या हेक्सागोनल हेड स्क्रू, या पैन हेड स्क्रू। इसके लिए जो हम हेक्सागोनल सॉकेट साइड स्क्रू को यूज करते हैं।
अगला, ग्राइंडिंग के दौरान व्हील के फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं, इसे कहते हैं ट्विंग, लोडिंग, ग्लेजिंग या ड्रेसिंग। ये दोनों दोष होते हैं, इनको दूर करने के लिए हम ड्रेसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो लोडिंग में जो है नर्व सॉफ्ट मटेरियल फंस जाते हैं, और ग्लेजिंग में जो जो है व्हील जो है चमकदार बन जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। फाइन 83% कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मल हार्डनिंग तापमान होता है। अपर क्रिटिकल रेंज से नीचे, अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर, या लोअर क्रिटिकल रेंज से नीचे, या लोअर क्रिटिकल रेंज के ऊपर। इसका राइट आंसर होगा अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन को साइज की लिमिट के बीच फिनिश किया जाता है, तब वह होगा न्यूनतम साइज, बेसिक साइज, सुकृत साइज या असुकृत साइज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा एक्सेप्टेबल साइज, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टील खालिस्तान धातु की बनाई जाती है। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो स्टील जो होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न, काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, या दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, दुर्घटना की सूचना अपने तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कारखाने में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं पानी, रेत या मिट्टी, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिजली की तारों को बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर या बीसीएफ का उपयोग करते हैं। अगला, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप होती है इंच, फुट, गज या मीटर। तो ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है इंच में मापते हैं ना, मैट्रिक प्रणाली में मीटर में। अगला है, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है 1/16 इंच प्रति फुट, 1/8 इंच प्रति फुट, या 1/4 इंच प्रति फुट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, साधारण कैलिपर धातु के बनाए जाते हैं टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। तो साधारणतः कैलिपर जो होते हैं हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक हमारे ये 85 क्वेश्चन थे जो कि ट्रेड से थे, ठीक है। अब आती है हमारी मैथ्स। मैथ्स में क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, ए बी ए बी तथा सी किसी कार्य को अकेले 10 दिन में, 15 दिन में तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी कार्य करता है, इसी क्रम में भी बारी बारी कार्य करते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो, इसको करने के लिए क्या करेंगे, ए, बी और सी। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी कर रहा है 30 दिन में। ये होगा हमारा डे। अब निकालेंगे एलसीएम लेके टोटल वर्क। टोटल एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारा, टोटल वर्क 30। अब इफिशियंसी निकालेंगे, ए की इफिशियंसी क्या होगी, एक दिन में कितना काम करेगा 3, बी कितने काम करेगा 2, और सी कितना काम करेगा 1। टोटल काम तीनों मिलकर यदि करते हैं तो कितना करेंगे, 6 काम करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न बोल रहा पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है बारी बारी से। अभी टोटल काम करना है कि कितना है इनको, 30 काम करना है। तो 30 6 में किस संख्या को गुणा करेंगे तो 30 आएगा। तो किसका गुणा करेंगे, 5, 6 पंचे 30, काम खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये जो है 5 दिन करेगा, बी भी 5 दिन करेगा, और सी भी 5 दिन करेगा।
मतलब टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगेगा हमारा? 15 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लगाएंगे? 15 दिन। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी किसी कार्य को अकेले 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा करते हैं। ए शुरू से अंत तक लगातार कार्य करता है तथा बी और सी बारी बारी कार्य करते हैं, बारी बारी से एक के साथ कार्य करते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अभी देखो, ए, बी और सी, ए कर रहा 10 दिन में, बी कर रहा 15 दिन में और सी कर रहा 3 दिन में। ये हमारा डे हो गया। अब निकालेंगे हम टोटल वर्क और इधर निकालेंगे इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना होगा हमारा? 30। इफिशियंसी कितनी आएगी? ए की इफिशियंसी आएगी 3, बी की 2 और सी की 1। ठीक है, मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा। ठीक, अब टोटल कितना काम करेंगे ये? एक दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कर रहे हैं तो 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है कि बारी बारी से करते हैं। पहले ये तो लगातार काम कर रहे हैं, बी और सी बारी बारी से करते हैं। तो पहले ए प्लस बी का निकालते, ठीक है, फिर ए प्लस सी का निकालेंगे। देखो, ए और बी एक दिन का काम कितना हो रहा है? ए और बी का, ए कितना 3 कर रहा है और बी 2 कर रहा है, मतलब 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हो रहा है? 5। और ए और सी का एक दिन का काम कितना हो रहा है? 3 और 1 4। ठीक है, यदि दोनों को काम को जोड़ दिया जाए तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। ए और बी 5 कर रहे हैं, ए और सी 4 कर रहे हैं, दोनों कितना काम कर रहे हैं? 9। अभी 9 में ऐसी कौन सी संख्या को गुना किया जाए कि 27 से ऊपर नहीं जाए और 27 के बराबर या कम हो? तो किसका गुना करेंगे? 3 का। तो 3 3, 3 9 27। ठीक है, अभी भी बचा कितना काम? 3 काम तो हो गया, मतलब ए और बी 3 दिन काम करेंगे साथ में, और ए और सी 3 दिन काम करेंगे, मतलब अभी 6 दिन का काम हो गया। 6 दिन काम होने के बाद अभी 3 काम और बचा है। तो इसमें क्या होगा? काम स्टार्ट कौन करेगा? ए और बी। ठीक है, तो पहले दिन काम किया ए और बी, दूसरे दिन काम किया ए और सी, मतलब 3 दिन में 6 काम किया। लेकिन 7वें दिन जब नंबर लगेगा तब किसका नंबर लगेगा? हमारा ए और बी का फिर से नंबर लगेगा। तो ए और बी कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, बचा कितना? 3। तो 6 2 हो गया, तो 6 सही 3/5 दिन और टोटल काम करने में लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6 दिन, 6 सही 3/5 दिन, या फिर लगभग 7 दिन के आसपास। ठीक है, ऑप्शन में देखो, 6 दिन तो 6 से ऊपर लगाएंगे, 7 8 या 9। 9 दिन नहीं लगेगा, 8 भी नहीं लगेगा, 6 भी नहीं लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 7 दिन में काम खत्म होगा। अगला प्रश्न, ए, बी तथा सी की कार्यक्षमता का अनुपात क्रमशः 2:5:7 है। यदि वे तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेला उसी कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ए, बी और सी। देखो यहाँ पर दिया है कार्य क्षमता का अनुपात, यहाँ पर हमको इफिशियंसी दी गई है। ए के अनुपात 2, इसका 5 और इसका 7। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि यदि वे तीनों तीनों एक दिन में कितना काम करे? 5। एक दिन में कितना काम करेंगे? 14 काम करेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है? यदि वे तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तीनों ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 14 काम कर रहा है। तो टोटल काम कितना होगा? 140। मतलब टोटल काम हमने निकाल लिया 140। हमारे पास इफिशियंसी है, टोटल वर्क हो गया। अब निकालना है हमको डे। अभी क्या बोल रहे हैं? तो
ए अकेला उसी कार्य का 30% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा हमारा? 140। अभी क्या बोल रहा है? तो ए अकेला उसी कार्य का, तो 140 का 30% भाग इंटू 30/100 कितने दिन में करेगा? और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? दो काम कर रहा है, इंटू मतलब बटन दो। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आएगा? 7×3 = 21। तो टोटल ये अकेला कितने दिन में काम करेगा? 21 दिन। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ए बी तथा सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:5:3 है। यदि वे तीनों मिलकर किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बी और सी मिलकर उसी कार्य के 4/9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए, बी और सी। हमारे पास डे नहीं है, टोटल वर्क नहीं है, और इफिशियंसी दिया है हमको। ठीक है, हमको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी से 2, 5 और 3, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 काम कर रहे हैं। अभी बोला कि ये तीनों मिलकर 27 दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 10। तो 27 दिन में कितना करेंगे? 270 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बोला बी और सी मिलकर उसी कार्य का 4/9 भाग, मतलब 270 का 4/9 भाग, 9 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9, मतलब 5 और 3 8 इंटू 8। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? चार। तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? बी और सी उसी काम का 4/8 कितने दिन में करेंगे? 15 दिन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला, ए बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 7:5:8 है। यदि वे तीनों मिलकर किसी कार्य को 42 दिन में पूरा करते हैं, तो बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया, शेष काम को ए अकेले पूरा किया। कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? अब इसको कैसे करेंगे हम? देखो, ए बी और सी, हमको डे निकालना है, टोटल वर्क और इफिशियंसी हमको दी है ना। एक ही 7, 5 और 8 इफिशियंसी दी है हमको। जब बोले टोटल तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे? 7 और 5 12, 12 और 8 20। एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे? 20। तो बोले कि यदि वे तीनों मिलकर किसी कार्य का 42 दिन में पूरा करते हैं, 42 दिन में करते हैं, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 20। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 840। हमने यहाँ पर निकाल लिया 840 टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि बी और सी ने 21 दिन काम किया। अब जब बोले बी प्लस सी ने 21 दिन काम किया, बी और सी का एक दिन का काम कितना हो रहा है? बी कर रहा 5 और सी कर रहा 8, 8 और 5 13। ठीक है, 13 × 21, मतलब बी और सी 21 दिन में कितना काम करेंगे? 273 काम करेंगे। टोटल काम कितना हमारा? 840। 840 में से 273 घटा देंगे हम, कितना आएगा हमारा? 567। ठीक है, इतना काम अभी शेष बचा है। अभी इस काम को कौन करेगा? शेष कार्य को ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा? शेष काम कितना हमारा? 500। शेष काम है हमारा 567।
इस काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए का एक दिन का काम कितना है हमारा? 7। ठीक है, तो 567/7 इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 7 × 7 7 × 8 = 56 और 7 × 7। ठीक है, 81 दिन। मतलब ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 81 दिन में। ठीक है, और बी सी कितने दिन किए? 21 दिन। बी प्लस सी ने कितने दिन किया? 21 दिन। तो टोटल कितने दिन लगा? 102 दिन। तो कार्य को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा हमारा? 102 दिन। ऑप्शन बी डी हमारा राइट आंसर होगा। टोटल काम खत्म होने में ए को कितना लग रहा है? 81 दिन। और बी प्लस सी को कितने दिन लग रहा है? 21 दिन। इस हिसाब से टोटल कितने दिन लगे? 102 दिन लगे। अगला है, किसी कार्य को करने में एक्स और वाई की कार्यक्षमता का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों मिलकर उस कार्य का 10 दिन में पूरा करते हैं तो वाई अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को एक्स कितने दिन में करेगा? अब देखो, एक्स और वाई, इसका अनुपात दिया है हमको, इसका 5 और ये 4। ठीक, टोटल 9 दिन, एक दिन में 9 काम करेंगे। अब बोलो दोनों मिलकर उस कार्य को 90 10 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन में करते हैं, एक दिन में 9 काम करे तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 90। इफिशियंसी टोटल वर्क आ गया हमारा 90। अब ये बोल रहा है कि तो बाय अकेला कार्य शुरू करता है। ठीक है, बाय ने शुरू किया और 5 दिन तक किया, 5 दिन तक किया, कार्य छोड़ दिया। तो बाय का एक दिन का काम कितना? 4। 5 दिन में कितना काम करेगा? 520। ठीक, अभी शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा हमारे पास 50। इस 50 काम को कौन करेगा? एक्स करेगा। एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो 50 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 10 दिन। तो बोला एक्स अकेला कितने दिन लगाएगा? एक्स अकेला 10 दिन लगाएगा। अगला प्रश्न है, 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि सभी की कार्यक्षमता समान हो तो 6 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, M1 D1 और H1 अपॉन W1। मतलब यहाँ पर एम क्या है? एम है मैन, आदमी या फिर मशीन। ठीक है, डी क्या होगा हमारा? डे। एच क्या होगा हमारा? हावर्स। ठीक है, और डब्ल्यू क्या होगा हमारा? वर्क। वर्क जो कि बटे में हो सकता है या परसेंटेज में हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को टर्म को हमको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसी से हमारे सारे प्रश्न हल होंगे। अभी ये प्रश्न में क्या बोल रहा है? 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। मतलब 12 आदमी, 12 × 8, कार्य क्षमता तो दोनों को बराबर है, बराबर। यदि किसी 6 दिन, 6 आदमी, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन में करेंगे। 6 × 6 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। एक्स बराबर कितना आ गया हमारा? 16। तो 6 आदमी जो है 16 दिन में पूरा काम करेंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला है कि 20 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वही काम 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो 20 आदमी 9 घंटे काम करेंगे तो 12 दिन में पूरा करते हैं। तो उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में खत्म करेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन जम गई।
तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, कितना आएगा, 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से ये 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, सॉरी सॉरी, देखो ये गलत हो गया अपना। 20 आदमी 9 घंटे काम करेंगे इंटू 12 दिन में करते हैं, तो x आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में करेंगे। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 10। ठीक, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 3 15, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 15 दिन में पूरा करेंगे। अगला कि 7 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य का 1/3 भाग 36 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसको कैसे जमाएंगे हम, 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में पूरा करते हैं, तो काम कितना, 1/3 भाग। तो 1/3 यहाँ लिखेंगे, सीक्वेंस बदल जाएगी तो कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा, बराबर एक्स आदमी, सॉरी 24 आदमी, 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे, मतलब एक्स दिन में करते हैं, तो शेष भाग 1/3 का 1/3 भाग है। अब इसका शेष कितना होगा, 2/3। तो इसको बदलेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 28 दिन। अगला कि 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी कार्य का 40% भाग 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में 40% भाग है ना, 40% भाग पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करेंगे, एक्स दिन में करेंगे, कितना भाग, शेष भाग 60%। हम इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, 54 दिन में पूरा करेंगे। अगला है, 32 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 25 दिनों में 400 टेबल बनाते हैं। यदि 30 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 24 दिनों तक कार्य करते हैं, तो वे कितनी टेबल बना। इसको कैसे करेंगे, 32 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में कितनी टेबल, वर्क नीचे आता है, 400 टेबल बनाते हैं, बराबर 30 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में एक्स टेबल बनाएंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 300 टेबल, सॉरी 300 टेबल, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, शेष भोजन अब कितने दिन में चलेगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि 200 छात्रों के लिए 50 दिन का भोजन है, 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं। ठीक है, मतलब 200 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है। ठीक, बराबर 10 दिन बाद 50 छात्र और आ जाते हैं, मतलब अब 250 छात्र हो गए, 200 थे 250 हो गए। अब शेष भोजन कितने दिनों के लिए बचा है, एक्स दिन के लिए बचा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 25 एकम 25, 25 8 200 और 832, 32 दिन तक और चलेगा भोजन, है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ऐसे ही इसको करेंगे,
एक छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन है। मतलब 150 छात्रों के लिए 70 दिन का, 10 दिन बाद मतलब 60 दिन तक का भोजन है। तो 150 छात्रों के लिए। अब इधर 10 दिन बाद 30 छात्र और आ जाते हैं, मतलब 180 छात्र हो जाते हैं। अब भोजन कितने दिन चलेगा? एक्स दिन चलेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 50 दिन आएगा। अगला, एक छावनी में 2000 सैनिक के लिए 54 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, जिससे शेष भोजन केवल 20 दिन तक ही चलता है। बताइए छावनी में कितने सैनिक नए हैं? कितने नए सैनिक आए? एक छावनी में कितने हैं? 2000 सैनिक हैं। ठीक है। 54 दिनों का भोजन है। 15 दिन बाद कुछ सैनिक और आ जाते हैं, मतलब 2000 सैनिकों के लिए कितने दिन का भोजन है? 39 दिन का। आयु बोल रहा है कि 15 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं, मतलब 2000 प्लस एक्स सैनिक आते हैं, जिनके लिए शेष भोजन कितने दिन होगा? 20 दिनों का है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा हमारा? एक जीरो से एक जीरो, दो एक कम दो, यहाँ पर 100 जाएगा। इसको गुना करेंगे 39, इसका इधर भाग करेंगे माइनस 2000 इज इक्वल टू एक्स, मतलब 1900 लोग, 1900 सैनिक और आ जाएंगे। ठीक है। अभी नीचे 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है। 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन सेम ही है। अब इनको आप मैं पीडीएफ डाल दूंगा चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है।